Hello students, good morning. Hope you are all doing good at your place. Today in this video we will discuss analysis of financial statement of a company. किसी भी कंपनी के जो वित्तीय विवरण हैं उनका विश्लेषण हम इस वीडियो में करेंगे। किसी भी कंपनी के जो विवरण है, वित्तीय विवरण है, वो कौन कौन से होते हैं और उनका विश्लेषण जो है वो करने के क्या लाभ और उसके सीमाएं हैं। इस अध्याय में वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में तुलनात्मक अध्ययन करना, आंकड़ों का वित्तीय विवरणों के विभिन्न मदों के मध्य संबंध स्थापित करने का तथा महत्वपूर्ण उसमें से जो निष्कर्ष हैं उनको निकालने का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो हमारे वित्तीय विवरण हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो समतल विश्लेषण, इसे समस्तरीय विश्लेषण भी कहते हैं, हॉरिजेंटल एनालिसिस। इस प्रकार के वित्तीय विश्लेषण में एक ही फर्म के दो या दो से अधिक वर्षों के वित्तीय विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, कंपेरेटिव। सपोज करो हम 2009-10 एंड 2011-12 के जो वित्तीय विवरण है किसी भी कंपनी के, उनके बीच में कंपेयर करेंगे 2 इयर्स का, कोई भी 2 इयर्स, और उनका आपस में जो मदे हैं उनका हॉरिजेंटल हम इसका जो है विश्लेषण करेंगे। जैसे हमारे पास एसेट्स है, लायबिलिटीज हैं, डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं। 2009-10 में कितने थे, 2010-11 में कितने थे, उनको हम दो तरह से उनका अध्ययन कर सकते हैं। एक तो एब्सोल्यूट वैल्यू, आगे हम इसको करते हैं, और इसका गतिविधि विश्लेषण के नाम से भी जाता है, डायनामिक एनालिसिस। नेक्स्ट है शीर्ष विश्लेषण, वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस बेटा इस प्रकार से होता है कि वित्तीय विश्लेषण में केवल एक अवधि के लाभ हानि खाते, किसी एक अवधि 1 कैलेंडर ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस जो है एंड बैलेंस शीट में दी गई मदों के बीच संख्यात्मक संबंध स्थापित किए जाते हैं। इसके लिए सामान्य आकार वाले कॉमन साइज स्टेटमेंट्स तथा अनुपात विश्लेषण, रेशियो एनालिसिस का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इस विश्लेषण को स्थिर विश्लेषण भी कहा जाता है। नेक्स्ट, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की विशेषताएं क्या हैं। जटिल आंकड़ों को सरल एवं समझने योग्य ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। आंकड़े इन फिगर्स में लाखों करोड़ों फिगर्स होते हैं। जो लोग इसके जानकार नहीं हैं अकाउंट्स के, फिगर्स के, उनके लिए आसान भाषा में जो है उनको ये समझने योग्य जो है प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, प्रस्तुत हो जाते हैं, ताकि उनको अच्छे से समझ में आए और वो उस कंपनी में, उस व्यवसाय में अपना जो है धन है उसको लगाएं, और इससे कंपनी का जो गुडविल है, समझने योग्य है, वो बनते हैं, तो उसकी गुडविल भी बढ़ती है। आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करना तथा उनके आधार पर तार्किक निष्कर्ष करना। आंकड़ों का जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो उनसे हमें एक कम्पिटिटिव एक डिसीजन हम उसमें लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2018-19 में किसी कंपनी को 1 करोड़ रुपए का लाभ होता है एंड 2020 में वो जो है 2 करोड़ हो जाता है। तो जो 1 करोड़ का जो लाभ है वो उसको बढ़ा, तो इसके ऊपर कौन कौन से निष्कर्ष, कौन कौन से मदें थी जिन्होंने काम किया, ऐसा इस प्रकार से हम इसमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और कंपनी का जो लाभ है और आगे भी उन मदों को जिनकी वजह से जो लाभ बढ़ा उनको आगे भी जारी रख सकते हैं। या हानि होती है तो कौन कौन सी मदें हैं जिनके कारण हानि होती है, तो उनको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट, लाभ हानि का विवरण तथा स्थिति विवरण में दिखाई जाने वाली मदों को कुछ विशिष्ट समूह में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की तकनीकें, अब कौन कौन से टेक्निक्स एंड टूल्स हैं जो हम अपनाएंगे उन एनालिसिस को करने के लिए। तो नंबर 1 है तुलनात्मक वित्तीय विवरण, कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सामान्य आकार वाले वित्तीय विवरण, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो, कैश फ्लो,
एंड सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण एंड उपरोक्त तकनीकों के अब विस्तृत रूप से विवरण निम्न प्रकार से हम आप करेंगे कि को देखेंगे क्या है इसमें। नंबर 1 है तुलनात्मक वित्तीय विवरण। जब 2 या 2 से अधिक अवधियों के वित्तीय विवरणों की मदों को साथ साथ इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए कि उनका तुलनात्मक अध्ययन संभव हो सके, तो ऐसे विवरण को हम बोलते हैं तुलनात्मक वित्तीय विवरण कहते हैं। नेक्स्ट है सामान्य आकार वाले वित्तीय विवरण, कॉमन साइज फाइनेंशियल एनालिसिस। इन विश्लेषण विवरणों में विभिन्न मदों को समान आधार के प्रतिशतों में परिवर्तित किया जाता है। लाभ हानि खाते में विक्रय की राशि को 100 मानकर अन्य मदों को विक्रय के प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है। इस प्रकार स्थिति विवरण में कुछ संपत्तियों तथा कुल दायित्वों को 100 मानकर अन्य संपत्तियों तथा दायित्वों को इसके प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रवृत्ति विश्लेषण, ट्रेंड एनालिसिस। विभिन्न वर्षों के वित्तीय विवरणों का समस्तरीय तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए प्रवृत्ति विश्लेषण एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इस विश्लेषण में सर्वप्रथम एक आधार वर्ष का चुनाव करके प्रत्येक मद को 100 मानकर अन्य वर्षों के मदों के प्रवृत्ति प्रतिशत ज्ञात कर लिए जाते हैं। जब इसको हम आगे एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो बेटा ये आपको और भी क्लियर होगा। प्रवृत्ति विश्लेषण, ट्रेंड एनालिसिस। नेक्स्ट अनुपात विश्लेषण, रेशियो एनालिसिस। 2 संख्याओं का संबंध अनुपात कहलाता है। लाभ हानि खाता तथा स्थिति विवरण की विभिन्न मदों अथवा मदों के समूह का आपसी अध्ययन करना अनुपात विश्लेषण कहलाता है। अनुपात विश्लेषण के द्वारा व्यवसाय की तरलता, लिक्विडिटी, शोधन क्षमता की जो व्यवसाय है उसकी रिपेमेंट ऑफ लोन्स एटसेट्रा की कैसी स्थिति है, इससे हम रेशियो एनालिसिस करके कर सकते हैं। एंड उसकी कार्य कुशलता, वर्किंग कैपिटल, उसकी क्विक रेशोस, विभिन्न प्रकार के बहुत सारी रेशोस हैं, उनसे हम इनको किसी भी व्यवसाय की जानकारी को हम सूक्ष्म स्तर पर जो है उसको मूल्यांकन और उसको एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोष प्रवाह विश्लेषण, फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है बनाते हैं। कोष प्रवाह 2 तिथियों के मध्य किसके बीच में संपत्तियों, दायित्वों में पूंजी में हुए परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाता है। 2 तिथियों के मध्य, कोई 2 तिथियां हैं, उनके बीच में जो फंड है वो किधर को उनका जो प्रवाह है, बहिर्भाव है या अंतर्मुख है, उसके जो संपत्तियां हैं, एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, उनके बीच में तो वो जो परिवर्तन है वो कितना होता हम इस स्टेटमेंट से पता कर लेते हैं। तो कोषों के स्रोत एवं कोषों का उपयोग कहाँ किया गया, यह विवरण इस बात को भी प्रकट करता है। नेक्स्ट है रोकड़ प्रवाह विश्लेषण, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश से संबंधित, जैसा नाम से लग रहा है, रोकड़ कैश प्रवाह विश्लेषण। तो रोकड़ प्रवाह विवरण 2 स्थिति विवरणों के मध्य रोकड़ में हुए परिवर्तनों के कारणों का विश्लेषण करता है कि जो परिवर्तन हुए कैश में वो किन कारणों से हुए, उसका पता हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से मिल जाता है। सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण। सम विच्छेद बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर फर्म की कुल आय कुल लागत के बराबर होती है, अर्थात फर्म को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है। नेक्स्ट, वित्तीय विवरणों का उद्देश्य एवं लाभ। वित्तीय विवरणों से जो है ऐसा करने से कंपनी को, व्यवसाय को, संगठन को क्या लाभ होगा और इसके क्या उद्देश्य हैं, क्यों बनाना चाहिए। नंबर 1, अर्जन क्षमता की जानकारी प्राप्त करना। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से व्यवसाय में उचित लाभ की मात्रा की जानकारी प्राप्त होती है। इससे व्यवसाय की आय कमाने की क्षमता का पता चलता है। नंबर 2, वित्तीय दृढ़ता की जानकारी प्राप्त करना। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से पता चलता है कि संपत्तियों को खरीदने के लिए वित्त की व्यवस्था हो सकेगी या नहीं। संपत्तियों को खरीदने के लिए वित्त की व्यवस्था हो सकेगी या नहीं, ये पता हमें इसकी वित्तीय सुदृढ़ता से, इसका एनालिसिस जब आप करेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो हमारे पास व्यवसाय में है, फर्दर हम उसमें एसेट्स वगैरह खरीद सकें की स्थिति में फर्म या संगठन है या नहीं। चालू दायित्वों को पूरा करने के लिए चालू संसाधन पर्याप्त हैं। जो हमारे पास करंट लायबिलिटीज हैं उसको पूरा करने के लिए हमारे पास जो साधन हैं वो पर्याप्त हैं या नहीं है, ये हमें उसके एनालिसिस से पता चलता है।
नंबर 3, संस्था अपनी ख्याति के आधार पर बाहरी स्रोतों से कितना धन प्राप्त कर सकती है या नहीं। नेक्स्ट, शोधन क्षमता की जानकारी प्राप्त करना। शोधन क्षमता की जानकारी प्राप्त करना। अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, संस्था से जुड़े विभिन्न पक्षकार संस्था की शोधन क्षमता को, सॉल्वेंसी जो उसकी कैपेसिटी है, जानने का प्रयास करते हैं कि व्यवसायकालीन एवं दीर्घकालीन दायित्वों को समय पर चुकाने में समर्थ है अथवा नहीं। इसके लिए व्यवसाय की तरलता एवं शोधन क्षमता अनुपात की गणना की जाती है। सोल्वेंसी रेशोस और उसकी करने के लिए लोगों ने व्यवसाय में पैसा लगाया होता है और वो चाहते हैं कि जो उन्होंने पैसा लगाया उसके ऊपर उनको भरपूर लाभांश या ब्याज मिले, और उसका इस रेशो से वो पता लगाएंगे कि जो कंपनी पैसा कमा रही है, पैसा कंपनी की जो स्थिति है, उसके जो लोगों से जो लोन लिया है उसकी रिपेमेंट करने की कैसा उसका अनुपात है। इससे हमें इसका ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट है व्यवसाय की प्रवृत्ति की जानकारी प्राप्त करना। व्यवसाय का जो ट्रेंड है, वित्तीय वर्णन को इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि व्यवसाय किस दिशा की ओर जा रहा है। व्यवसाय में विक्रय, लाभ, व्यय इत्यादि के ऊपर उठने की प्रवृत्ति है या गिरने की, इससे व्यवसाय के भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रबंध की कुशलता की जानकारी प्राप्त करना। जितने भी रेशोस, जितने भी एनालिसिस हैं, उसे हमें जो व्यवसाय है, संगठन है, उसके जो प्रबंध की जो कुशलता है, एफिशिएंसी, उसकी भी जानकारी प्राप्त मिलती है। किसी भी फर्म के प्रबंधकों की कार्यकुशलता का मूल्यांकन करते रहना व्यवसाय की सफलता के लिए आवश्यक होता है। प्रबंधकों द्वारा अपनाई जा रही वित्तीय नीतियां व्यवसाय की प्रगति के लिए उचित हैं या नहीं। प्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एंड वित्तीय एक्सपेंसेस, वितरण व्यय इत्यादि विश्लेषण करने प्रबंधकों की कार्यकुशलता का पता चलता है। वही प्रबंधक अपने बारे में जान सकते हैं कि हमने अमुक फर्म में इस वर्ष इतना उसके लिए इन्वेस्टमेंट किया, इतना हमारे पास टर्नओवर, उसमें रिटर्न आया, तो उससे उनको भी जो उन्होंने मापदंड अपनाए थे उससे उनको उसकी जानकारी प्राप्त होती है। उनका मनोबल बढ़ता है और उस संस्था में लगातार बने रहने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। उपयोगी सूचनाएं प्रदान करना। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का एक अन्य उद्देश्य विभिन्न पक्षों का व्यवसाय की लाभप्रदता, शोधन क्षमता, कार्यकुशलता, वित्तीय सुदृढ़ता आदि से संबंधित उपयोगी सूचनाएं विभिन्न पक्षकारों जैसे बैंकर्स, कर्मचारी, सरकारी विभाग आदि के लिए प्रदान की जाती हैं। उपयोगी सूचनाएं हमें वहां से मिलती हैं। उन सूचनाओं का प्रयोग जो है, और जो उसके पक्षकार हैं जो उसमें हित रखते हैं फाइनेंशियल उस बिजनेस में, उनको पता चलता है कि बैंकर्स को बैंक से लोन लिया होता है तो हर बैंक चाहता है कि अमुक जो फर्म है, व्यवसाय है, वो लाभ कमा रहा है, तो फर्दर भी यदि कोई लोन देने की संभावना उस संगठन को है तो बैंक सहर्ष उनको लोन सैंक्शन करता है। अदरवाइज उनको बैन भी करना पड़ता है यदि उनको लगता है कि ये कंपनी जो है कई वर्षों से ये उचित लाभ अर्न नहीं कर रही है। नेक्स्ट है वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का महत्व। एनालिसिस जो हम करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें एनालिसिस जो है वित्तीय विवरण जो है बनाने चाहिए किसी भी कंपनी के, किसी भी व्यवसाय के, संगठन के। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में अनेक पक्षकारों का हित होता है। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में उन्हें यह जानकारी प्राप्त होती है कि क्या उनके हित व्यवसाय में सुरक्षित हैं या नहीं, तो क्या व्यवसाय प्रगति कर रहा है या नहीं, क्या वो अपने ऋणों को समय पर वापस करने की स्थिति में है या नहीं, तथा व्यवसाय की लाभ अर्जन क्षमता कैसी है। इस प्रकार वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का महत्व विभिन्न पक्षकारों के लिए विभिन्न होते हैं। इसकी संक्षिप्त व्याख्या हम इस प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1, प्रबंधकों के लिए महत्व। जो मैनेजर्स हैं, मैंने पीछे भी बताया उसके उद्देश्य में, लाभ में, जो मैनेजर्स हैं उनको पैसा लगाते हैं पूरा व्यवसाय का, संगठन का, उनके पास पूरा जो है डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल में प्रबंधक होते हैं, तो उनकी जो पॉलिसीज होती हैं उसके आधार पर ही पूरा कोई संगठन टिका होता है। तो कंपनी लाभ कमा रही है, हानि हो रही है, तो कौन से कारण हैं जिनसे कंपनी को लाभ हुआ, व्यवसाय को, संगठन को लाभ हुआ, या वो कौन से कारण रहे
किसी वित्तीय वर्ष में जिनके कारण व्यवसाय को संगठन को हानि हुई, तो इसलिए उनके लिए ये जानकारी प्राप्त करना, विश्लेषण करना अति महत्वपूर्ण है। नंबर 2, जो लेनदार हैं, जिन्होंने व्यवसाय से, संगठन से पैसे लेने हैं, जिन्होंने पैसा लगाया है, वो भी जानना चाहते हैं कि हमने जहां पैसा लगाया है उस कंपनी की वित्तीय स्थिति कैसी है, तो उनका भी इसमें इंटरेस्ट होता है। नंबर 3, विनियोजकों के लिए महत्व, इन्वेस्टर्स, जैसा नंबर 2 में हमने किया, लेनदार जिन्होंने पैसा लेना है, उधार माल दिया है, और तीसरा जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने पैसा लगाया है, जो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड की आस लगाए बैठे हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि अमुक वित्तीय वर्ष में कंपनी को किस प्रकार से लाभ हुआ या हानि हुई। नंबर 4, कर्मचारियों के लिए महत्व, जो कर्मचारी उस व्यवसाय में कार्य करते हैं वो भी इंटरेस्टेड होते हैं कि हमारी कंपनी को लाभ हुआ या हानि हुई, क्योंकि उनको भी उनके जो वेतन है उसमें वृद्धि की संभावना होती है, वृद्धि की आशा होती है, उनको भी लाभांश में उसमें हिस्सा मिलता है। बोनस शेयर्स कभी कभी कंपनी अपने कर्मचारियों को इशू करती है यदि कंपनी को लाभ होता है, तो दे आर आल्सो इंटरेस्टेड टू नो दैट उनका जो व्यवसाय है, कंपनी है, वो उसमें लाभ में है या उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है। नंबर 5, सरकार के लिए बहुत महत्व है। सरकार जो है टैक्स जो है वो प्राप्त करती है विभिन्न व्यावसायिक कंपनियों से, ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसका जानना बड़ा जरूरी है कि कौन सी कंपनी में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, ताकि वो अपने इस प्रकार के नियंत्रण तथा औद्योगिक नीति के संशोधन में भी यह विश्लेषण सहायक होता है। नंबर 6, कर अधिकारियों के लिए महत्व, कर अधिकारी वित्तीय विश्लेषण की जांच पड़ताल से यह तय करते हैं कि व्यवसाय ने इन्हें कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार बनाया है या नहीं। इसके साथ ही लाभों पर कर निर्धारण में भी आसानी होती रहती है, जैसे आय कर है, बिक्री कर है, उत्पाद शुल्क है इत्यादि। नेक्स्ट है वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की सीमाएं, शॉर्टकमिंग्स, इसमें क्या क्या है। जहां इसके लाभ हमने अभी डिस्कस किए, बहुत सारे लाभ हैं विश्लेषण करने के, तो वहां पर इसकी कुछ हानियां भी हैं, कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। वो कमियां कौन कौन सी है। नंबर 1, अधूरी एवं अस्पष्ट सूचनाएं। बच्चों, जो वित्तीय विवरण है व्यवसाय के लेखा रिकॉर्ड से तैयार किए विवरण होते हैं, तो इन जो लेखा रिकॉर्ड से जो हमने वित्तीय विवरण बनाते हैं वो दी गई सूचनाएं अधूरी एवं अस्पष्ट हो सकती हैं। वित्तीय विवरण लेखांकन की पुरानी अवधारणाओं पर आधारित होती हैं, अतः वित्तीय विश्लेषण में इन सीमाओं से प्रभावित हो जाते हैं। नंबर 2 है गुणात्मक सूचनाओं का अभाव। वित्तीय विवरणों में केवल उन्हीं सूचनाओं को दिखाया जाता है जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सके, परंतु कुछ ऐसी महत्वपूर्ण गुणात्मक सूचनाएं होती हैं जिनका व्यवसाय की क्रियाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, लेकिन वित्तीय विश्लेषण में गुणात्मक तथ्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जो मॉनेटरी, जो मुद्रा के रूप में ऐसे जो आइटम्स हैं जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये जो मॉनेटरी जो है पैसा है, उसी से संबंधित ही हम स्टेटमेंट बनाते हैं, और कुछ चीजें ऐसी हिडन होती हैं जिनकी वजह से कंपनी को लाभ हो रहा होता है या हानि हो रही होती है, उनको इग्नोर किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 3, लेखांकन अवधारणा तथा परंपराओं पर आधारित। वित्तीय विवरण लेखांकन अवधारणाओं तथा परंपराओं के आधार पर बनाए जाते हैं, इस कारण से इन्हें कई बार इनमें मदों को उनके वास्तविक मूल्य पर प्रकट नहीं किया जाता, जिससे व्यवसाय की यही स्थिति की जानकारी, सही स्थिति की जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती। नेक्स्ट, व्यक्तिगत विचार तथा पक्षपात से प्रभावित। वित्तीय विवरणों के आंकड़े मूक होते हैं, उनसे कुछ भी परिणाम निकाले जा सकते हैं, अतः इनसे निकाले गए परिणामों पर विश्लेषक की मानसिक व्यक्तिगत योग्यता, विचार एवं पक्षपातपूर्ण व्यवहार का प्रभाव पड़ता है। इससे विश्लेषण के परिणामों में अंतर आ जाता है। पर्सनल जो बैकग्राउंड है जो इसका एनालाइसिस करता है, उसके पर्सनल बैकग्राउंड, पर्सनल एनवायरनमेंट, उसका जो एनवायरनमेंट, कौन से एनवायरनमेंट में रह रहा है, वो इस प्रकार के उसको जो एनालिसिस है वो प्रभावित हो सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 5, भावी अनुमानों में कठिनाई। वित्तीय विवरणों में ऐतिहासिक लेखा जोखा होता है, इनमें प्राप्त निष्कर्षों को भविष्य के लिए पूर्वानुमान लगाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता।
तो व्यवसाय की परिस्थिति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, अतः ऐतिहासिक लेखों के विश्लेषण से भविष्य के बारे में सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। एंड नंबर 6, वित्तीय विश्लेषण एक उपकरण है, अंतिम हल नहीं। वित्तीय विश्लेषण किसी फर्म की लाभप्रदता, वित्तीय सुदृढ़ता, शोधन क्षमता, कार्यकुशलता आदि का मूल्यांकन करने की तकनीक है, टेक्निक। यह किसी कमी का अंतिम हल प्रस्तुत नहीं करता। एंड नंबर 7, अंतर फर्म विश्लेषण प्राय विभिन्न फर्मों के उद्देश्य, नीतियां, लेखांकन विधियां, लेखांकन अवधियां अलग अलग होती हैं, अतः दो फर्मों के वित्तीय विवरणों का सही मायने में तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता। जैसे हम दो फर्मों का विश्लेषण जो है वो करते हैं, तो क्योंकि उन दो फर्मों में अलग अलग सी नीतियां, अलग अलग सा जो स्टाइल है, मैनेजर्स हैं, हर चीज है अलग है, तो ये भी इसका भी प्रभाव इसमें पड़ता है। अतः दोनों फर्मों में एक जैसे लेखांकन नियमों का पालन नहीं किया गया हो तो भी ये होता है। तो बच्चों ये था हमारे पास चैप्टर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगा, प्लीज बी फ्री टू राइट एंड होप आपको ये चैप्टर अच्छा है, आप इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से ध्यान दीजिए। आपको कुछ इसमें डिफिकल्टी आती है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।